चलते हैं, अब हम सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन में आपको दो तरीके का एड्जॉर्प्शन एक्सप्लेन करूँगी। द वन इज़ पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन और दूसरा नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन और नेगेटिव एड्जॉर्प्शन? नेगेटिव एड्जॉर्प्शन, ओके। तो देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव एड्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है। अगर मान लीजिए मैंने आपको कोई भी एक सब्सटेंस दिया जिसे आप बोलते हो एडजॉर्बेंट, ठीक है, और उसके ऊपर मैंने आपको एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल दिए स्टक होने के लिए, तो ये देखिए ये एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल स्टक हुए। ठीक है, एक बार स्टक होने के बाद एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल आपको जब भी आप इसे चेक करोगे तो आपको एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन सरफेस पे ज़्यादा मिलेगी और बल्क में देखो कम मिलने वाली है। तो दिस इज द एक्चुअल एड्जॉर्प्शन जो अभी मैंने आपको पढ़ाया, शायद इतनी देर डेफिनेशन में भी यही बोला, द फिनोमेना इन विच द concentration of adsorbate molecule is greater on surface as compared to bulk. Okay, so this is the actual adsorption जिसे आप बोलोगे positive adsorption, right? और कभी कभी क्या होता है कि आपकी मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, राइट? आप देख रहे हो कि मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन सरफेस पे ज़्यादा है, बल्क में कम है, बट आफ्टर लैप्स ऑफ टाइम, कुछ समय बीतने के बाद क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे किधर चले जाएंगे, अंदर चले जाएंगे, बहुत जल्दी नहीं, काफ़ी देर बाद। तो अब आपकी मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन जो है वो बल्क में ज़्यादा होने लगेगी और सरफेस पे जो है वो कम हो जाएगी। तो हम यही तो बोलेंगे कि हमने तो एड्जॉर्प्शन में यही पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन सरफेस पे ज़्यादा होती है, बल्क में कम होती है। तो ये तो राइट एकदम एब्सोल्यूट डेफिनेशन हो गई एड्जॉर्प्शन की, वही पॉजिटिव हो गया। लेकिन अब आप मुझे यहाँ मत ही बोलिएगा मैम दिस इज एब्जॉर्प्शन, क्यों? अगर एब्जॉर्प्शन होता तो पहली बार में ही मॉलिक्यूल अंदर चले जाते, वेट नहीं करते। लेकिन यहाँ क्या हुआ, थोड़ी देर बाद मॉलिक्यूल अंदर गए हैं, सरफेस पे कम रह गए, बल्क में ज़्यादा हो गया। सो दिस इज नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स। तो फैक्टर्स में सबसे पहला आपका आता है सरफेस एरिया, राइट? तो सरफेस एरिया जो होता है वो कैसे इम्पैक्ट करता है किसको? एड्जॉर्प्शन को। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने आपको यहाँ पर मॉलिक्यूल्स दे दिए, देने के बाद क्या हुआ, मैंने आपको कोई भी एड्जॉर्बेंट दिया और इस एड्जॉर्बेंट पे क्या हो रहा है कि बहुत सारी फ्री वैलेंसीज हैं। तो आप मुझे बताइए अभी, अब देखिए अभी यहाँ पर फ्री वैलेंसीज आपको नज़र आ रही होंगी, अब काउंट करिए 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर 10 फ्री वैलेंसीज हैं, राइट? लेकिन जब आप इसको कट करोगे, ठीक है, जब आप इसको कट करोगे यहाँ से, आप देखो कट कर दो, इसको पूरा कट कर दो। जब पूरा कट करोगे तो ऐसे ऐसे 4 वैलेंसीज आपकी क्रिएट हो जाएंगी। तो आप मुझे बताइए 4 हैं और 6 पार्ट हो गए हैं, तो 4, 6 24 फ्री वैलेंसीज, राइट? तो यहाँ पर नंबर ऑफ फ्री वैलेंसीज देखिए इंक्रीज हो गई हैं। तो सरफेस एरिया कैसे बढ़ता है आपको मालूम है? पाउडर चीज़ों का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो आपने इसको पूरा पीसेस में कन्वर्ट कर दिया। जब आपने पीसेस में कन्वर्ट किया तो फ्री वैलेंसीज बढ़ गई। एंड एज यू नो कि फ्री वैलेंसी पर ही एड्जॉर्प्शन डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ फ्री वैलेंसी ज़्यादा तो एड्जॉर्प्शन भी ज़्यादा, राइट? अब नेक्स्ट है नेचर ऑफ गैस बीइंग एड्जॉर्ब्ड। नेचर ऑफ गैस बीइंग एड्जॉर्ब्ड। क्या करेंगे आप? आपको पता है गैसेस भी 2 टाइप की होती हैं। एक वो होती हैं जो ईजिली लिक्विफिएबल होती हैं, ईजिली लिक्विफिएबल, ठीक है, और दूसरी जो होती है वो डिफ़िकल्टी से होती हैं, क्या? लिक्विफिएबल, ठीक है, डिफ़िकल्टी से होंगी लिक्विफिएबल। तो क्या दोनों में डिफरेंस? जैसे आपने कभी 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन और हीलियम बहुत स्मॉल होती है और लाइट वेट होती है, तो हमेशा दूर दूर इनके मॉलिक्यूल रहते हैं, तो वो जल्दी पास ही नहीं आते। जब वो पास नहीं आएंगे तो लिक्विफाई नहीं होंगी। अच्छा, जो ज़्यादा हैवी गैस है लाइक अमोनिया है, लाइक CO2 है, तो देखो इनका वेट भी ज़्यादा है, तो वेट ज़्यादा होने की वजह से ग्रेविटी इफेक्ट भी लगेगा और वेट ज़्यादा होने की वजह से जल्दी पास भी आ जाएंगी। तो ये जल्दी, सॉरी मैंने उल्टा वो लगा दिया। तो ये आपकी ईजिली लिक्विफिएबल है और ये आपकी डिफ़िकल्टी से लिक्विफिएबल है। तो आप खुद ही सोचिए कि अगर एड्जॉर्प्शन की बात आएगी तो ये जल्दी डाउन आ जाएंगी, जल्दी सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाएंगी। कौन सी? सॉरी ये अमोनिया और CO2, क्योंकि इनका वेट ज़्यादा है। तो जो ईजिली लिक्विफिएबल गैसेज होती हैं वो जल्दी एब्जॉर्प्शन शो करती हैं, और जो डिफ़िकल्टी से लिक्विफिएबल हैं, जो पास आना ही नहीं चाहती, तो वो एब्जॉर्प्शन भी जल्दी शो
नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्रॉस आपको याद रखना है, जो इजीली लिक्विफिएबल है वो जल्दी एब्जॉर्ब होंगे, जो डिफिकल्टी से लिक्विफिएबल है जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होंगे। नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। टेम्परेचर का एब्जॉर्प्शन से कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। मैं अभी आपको स्पॉन्टेनिटी में एक्सप्लेन कर चुकी थी। तो अच्छा एब्जॉर्प्शन के लिए आपको टेम्परेचर ऑलवेज डाउन रखना है, ओके। प्रेशर, तो अगर हम प्रेशर की बात करें तो आपको पता होगा, अगर आप प्रेशर से एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल भेजोगे तो वो जल्दी जल्दी सरफेस को कवर कर लेंगे। इसका मतलब प्रेशर ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एड्जॉर्प्शन। क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड एड्जॉर्बेंट, ओके। तो अब मुझे क्या करना है, एड्जॉर्बेंट एक आपको दिया हुआ है, उसको एक्टिवेट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे आप एड्जॉर्बेंट को एक्टिव, एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस में एड्जॉर्बेंट को एक्टिव करना है। क्या करना है एक्टिव, जैसे मान लीजिए मैंने आपको रस्टेड आयरन दे दिया, तो अगर मैंने आपको रस्टेड आयरन दिया तो ऑब्वियस ही है कि ऊपर जितनी भी फ्री वैलेंसीज थी वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हैं। तो मैं क्या करूँगी, उसको सैंड पेपर से रब कर दूँगी, तो पूरी रस्ट रिमूव हो जाएगी। जब पूरी रस्ट रिमूव हो जाएगी तो उसकी वैलेंसियाँ जो है उससे फ्री हो जाएंगी, फर्दर एड्जॉर्प्शन होगा और फर्दर उस पर रस्ट आएगी, ओके। तो एक तो ये तरीका है कि आप सरफेस को क्या कर दो, रब कर दो, किससे, सैंड पेपर से। तो ऑलरेडी जो एड्जॉर्ब्ड गैसेस होती हैं वो सब रिमूव हो जाती है, इससे हमारी जो एड्जॉर्बेंट की सरफेस होती है वो एक्टिव हो जाती है। दूसरी बात मैंने अभी आपको दिखाया भी था कि आप अपने एड्जॉर्बेंट को क्या कर दो, ब्रेक कर दो। तो जब आप ब्रेक करोगे तो क्या होगा, ब्रेक करने से नंबर ऑफ फ्री वैलेंसीज क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, 4 4 4 4 हो जाएंगी। बोलो बात क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, आप क्या करोगे, सरफेस को रफ बनाने की कोशिश करो, स्मूथ मत लो। क्योंकि देखिए ये मैंने आपको एक तरीके का स्मूथ एड्जॉर्बेंट दे दिया। यहाँ पर आप फ्री वैलेंसीज अगर आप चेक करते हो तो टोटल 8 फ्री वैलेंसीज है, लेकिन अगर आप इसको रफ कर देते हो, देखो यहाँ आपने तोड़ दिया इसको और यहाँ देखिए थोड़ा उभरा हुआ है, तो दिस इज द रफ एड्जॉर्बेंट। नाउ यू कैन सी दैट नाउ मेरा फ्री वैलेंसीज बढ़ चुकी हैं, 1 2, यहाँ से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपको अब यहाँ पर 12 फ्री वैलेंसीज दिख रही हैं, राइट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो याद रखिए, आपको जब भी चूज़ करना हो रफ़ और स्मूथ तो आपको रफ़ ही चूज़ करना है। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट। आपका टॉपिक है फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन। याद रखिए 2 तरीके का एड्जॉर्प्शन होता है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन और दूसरा होता है आपका केमिकल एड्जॉर्प्शन। कैसे आप डिफरेंस एक्सप्लेन करोगे, सबसे पहले चलते हैं हम फिजिकल एड्जॉर्प्शन की तरफ। जैसे इसका एग्जांपल तो आपका वही रहेगा, देखो डस्ट ऑन क्लॉथ। आप मुझे एक बात बताओ, जब भी आपके कपड़ों के ऊपर डस्ट आकर लगती है, आप झाड़ते हो, डस्ट चुपचाप अलग हो जाती है। इसका मतलब कि डस्ट आपके क्लॉथ से बाइंड अप तो हुई, बट उसके दोनों के बीच में, डस्ट और क्लॉथ के बीच में वीक वैन वॉल फोर्सेज है, ओके। तो अगर कभी भी एब्जॉर्बेट मॉलिक्यूल एड्जॉर्बेंट की सरफेस पर वीक वैन वॉल फोर्सेस के थ्रू अटैच होता है, देन इट इज सेड टू बी दैट देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन। लेकिन अगर मान लीजिए कभी एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के ऊपर क्या होता है, रस्ट ऑन आयरन इज द बेस्ट एग्जांपल। अगर एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बन जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल एड्जॉर्प्शन। तो एग्जांपल आपके सामने है, तो मेरा ख्याल से आप बहुत अच्छे से डिफाइन भी कर सकते हो। कैसे डिफाइन करोगे कि व्हेन एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल get adsorbed on the surface of adsorbent through weak van der Waals forces, then it is known as physical adsorption, right? And when the adsorbate molecule get stick on the surface of adsorbent through strong chemical bond, then it is known as chemical adsorption. क्लियर हो गया? अब आपको डिफरेंस समझना है। तो सबसे पहला डिफरेंस आपका क्लियर हो गया। एग्जाम्पल तो देखो बेटा, आप रखा रहने दो यहीं पर, क्योंकि एग्जाम्पल से आप डिफरेंस बहुत जल्दी देख लोगे, राइट। अब मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब कभी यहाँ तो वीक वैन डर वाल फोर्सेज हैं, तो जाहिर सी बात है एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में घटिया फोर्सेज हैं, बेकार फोर्सेज हैं, तो हीट रिलीज जो हुई होगी उसका अमाउंट भी बहुत कम होगा। तो यहाँ पर जो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन होगी दैट विल बी वेरी लो। लेकिन इन दिस केस एक्चुअली केमिकल बॉन्ड इज फॉर्मिंग हियर दैट इज स्ट्रॉन्ग, तो इसका मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होने वाली है, राइट। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि इन दोनों एड्जॉर्प्शन में किसके अंदर नया कंपाउंड बनता है, तो देखिए केमिकल एड्जॉर्प्शन में आयरन की जो पहली सरफेस है जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो उसकी सरफेस के ऊपर रस्ट बन चुकी है, ठीक है, वो करोडेड हो चुकी है, तो वहाँ एक नया केमिकल कंपाउंड बना है Fe2O3.XH2O। बट फिजिकल एड्जॉर्प्शन में कोई नया कंपाउंड बनने वाला नहीं है, राइट। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है
जब भी कोई नया प्रोडक्ट बनता है तो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, राइट। तो एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत यहाँ पड़ेगी और यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं। ओके, अब आपको एक और बात याद रखनी है कि जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है दैट इज़ रिवर्सिबल, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया डस्ट कपड़ों पे लगी, चलो एब्जॉर्प्शन हो गया, आपने झाड़ दिया, अलग हो गया, डिसऑप्शन हो गया, फिर आई लग गई, हो गया एब्जॉर्प्शन, फिर आपने झाड़ दिया। तो दिस प्रोसेस इज एक्चुअली रिवर्सिबल, ओके, बट दिस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नाउ स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक की बात करते हैं। स्पेसिफिक का मतलब होता है जो सिलेक्टेड जगह हो। मान लीजिए आपके घर में कहीं कहीं पर आयरन ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, ठीक है, और उन्हें मॉइस्चर जब भी मिलता है और ऑक्सीजन मिलती है तो वो रस्टेड हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि घर में सारी चीज़ें उनके ऊपर रस्ट लग जाएगी, राइट। लेकिन जब डस्ट आपके कमरे में आएगी वेंटिलेटर के थ्रू तो वो आपकी किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ेगी, वॉल, ठीक है, और जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपके रूम में रखे हुए हैं, ईच एंड एवरी प्लेसेस, सब जगह आकर डस्ट लगती ही लगती है। तो दैट इज़ क्या, वो कोई स्पेसिफिक जगह पे नहीं लग रही है। तो इसका मतलब फिजिकल एब्जॉर्प्शन नॉन स्पेसिफिक हुआ और केमिकल आपका कैसा हुआ, स्पेसिफिक हुआ, राइट। बात करते हैं यूनी लेयर और मल्टी लेयर की। आपको ये सोचिए, अगर अपना घर बंद करके चले जाते हैं, 2 दिन नहीं आए, डस्ट की 1 लेयर होगी, 10 दिन नहीं आए, डस्ट की 2-3 लेयर होगी, 1 महीना नहीं है, डस्ट की 3-4 लेयर होंगी। अब साल बाद आ रहे हो तो डस्ट की इतनी मोटी लेयर्स होंगी, इतनी सारी लेयर्स होंगी, शायद आप अपने ऑब्जेक्ट भी ठीक से नहीं देख पाओगे। तो आप मुझे बताइए मल्टी लेयर कौन सा हुआ, फिजिकल एब्जॉर्प्शन, और इसमें यूनी लेयर कौन सा हुआ, आपका केमिकल एब्जॉर्प्शन। क्लियर हो गया, ठीक है। अब लास्ट डिफरेंस है कि लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। तो याद रखिए केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि गैस के वो एक्चुअली केमिकल बॉन्ड्स बनने होते हैं, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड। तो वो जो फ्री वैलेंसीज होती हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर लेती हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा गैसेस को लिक्विफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, जबकि यहाँ क्या होता है, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं। तो यहाँ पर गैस को थोड़ा लिक्विफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसको पास लाने की ज़रूरत पड़ेगी ज़बरदस्ती, क्योंकि ऑलरेडी वीक फोर्सेस हैं। तो एड्सॉर्बेंट की सरफेस उसे इतना अट्रैक्ट ही नहीं करें, तो हमें बाहर से एक प्रेशराइज पुल यानी प्रेशर पुल लगाना पड़ेगा, यानी प्रेशर देना पड़ेगा गैस को लिक्विफाई करने के लिए, ताकि वो फिजिकल एब्जॉर्प्शन शो कर सके, राइट। क्लियर हो गया, ये था आपका क्या डिफरेंस। और अब हम चलते हैं एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ेंगे। और आइसोथर्म पढ़ने से पहले, आइसोबार पढ़ने से पहले हमको एक टर्म पढ़ना है। अब सबसे पहले आपको एक टर्म पढ़ना होगा, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, तो याद रखिए इसका मतलब ये होता है कि एब्जॉर्प्शन कितनी हद तक हुआ, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कितनी हद तक एब्जॉर्प्शन हुआ। सो लेट्स सी, तो याद रखिए एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बाई एम, जिसमें एक्स जो है वो एडजॉर्बेट है और इसमें एम जो है वो क्या है, एडजॉर्बेंट है। आप मुझे एक बात बताइए, जब भी एड्सॉर्प्शन होता है तो एड्सॉर्बेंट का अमाउंट तो फिक्स होता है। जैसे आपके घर के फ्लोर के ऊपर डस्ट आ रही है तो आपका फ्लोर तो कहीं नहीं जा रहा, ना बड़ा हो रहा है ना छोटा हो रहा है, वो तो कांस्टेंट है और आपका फ्लोर क्या एड्सॉर्बेंट है। लेकिन डस्ट जो है वो कंटिन्यूसली आ रही है, लगातार बढ़ रही है, तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट दैट इज एक्स दैट विल डिसाइड कि कितना एड्सॉर्प्शन हुआ, कितनी हद तक हुआ, राइट। तो याद रखिए एड्सॉर्बेंट का अमाउंट फिक्स रहता है, लेकिन जो एड्सॉर्बेट का अमाउंट होता है वो डिसाइड करता है कितना एड्सॉर्प्शन होगा, राइट। और याद रखिए ये दोनों जो आपके फैक्टर हैं एक्स बाई एम, ये फंक्शन होते हैं किसका, प्रेशर और टेम्परेचर का। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर प्रेशर ज़्यादा हुआ तो एक्स का अमाउंट बहुत बढ़ चुका होगा एम के ऊपर, तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन अच्छा हो तो प्लीज़ टेम्परेचर कैसा रखिएगा, लो रखिएगा। क्लियर। तो अब ना यहाँ से हम ना एक कंक्लूजन निकालने वाले हैं कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं, प्रेशर को क्या रखेंगे, कांस्टेंट, तो हमें ना एक ग्राफ मिलने वाला है जो एक्स बाई एम और टेम्परेचर के बीच में होगा। तो याद रखिए अगर हम प्लॉट करते हैं क्या ग्राफ किसके बीच में, एक्स बाई एम और टेम्परेचर के बीच में, तो प्रेशर तो कांस्टेंट है एंड प्रेशर की मेजरमेंट यूनिट बार होती है, देन इट इज़ नोन एज आइसोबार। तो आप उसे क्या बोलोगे, आइसोबार। लेकिन अगर आप मान लीजिए टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं सपोज, तो फिर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता तो ग्राफ किसके बीच में आता, एक्स बाई एम और प्रेशर के बीच में। और अगर ग्राफ एक्स बाई एम और प्रेशर के बीच में आया, राइट, प्लॉट ग्राफ यहाँ पर लिखना चाहिए था बिटवीन दिस इज बिटवीन एक्स बाई एम एंड टेम्परेचर, ओके। और यहाँ पर क्या होता है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन एक्स बाई एम एंड प्रेशर, राइट। तो अब क्या होगा, टेम्परेचर चूँकि कांस्टेंट है तो आप मुझे बताइए इसे हम क्या कहेंगे, आइसोथर्म, बिकॉज थर्मा मीन्स होता है हीट।
और आइसो का मतलब होता है सेम। तो याद रखिए, अगर हीट कांस्टेंट रहती है यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो प्लॉट इसके बीच में, अगर प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो प्लॉट इसके बीच में। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट आइसोबार एंड आइसोथर्म। सबसे पहले तो हम आइसोथर्म पढ़ने वाले हैं जो फ्रंडलिच ने एक्सप्लेन किया था। तो आप देखिए, ये आपको पढ़ना है, फ्रंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ओके, ठीक है, डिस्कस करते हैं सबसे पहले फ्रंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को। तो देखिए, फ्रंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में अभी आपको क्लियर हो चुका है कि टेम्परेचर आपको सेम रखना है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब ग्राफ किसके बीच में होगा, x/m और प्रेशर के बीच में, राइट। अब आप देखिए क्या हो रहा है, x/m ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, दिस इज योर y एक्सिस, x एक्सिस प्रेशर इधर इंक्रीज हो रहा है, ठीक। ग्राफ फ्रंडलिच का एक्सपेरिमेंटली इस तरीके का है, इस तरीके का। इसको आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कैसे? एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है। अगर आप अपने प्रेशर को चेक करते हैं तो आपको दिख रहा होगा प्रेशर इधर इंक्रीज हो रहा है, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ लो प्रेशर, ये लो प्रेशर की कंडीशन है। एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ मीडियम प्रेशर, बीच वाली क्या है, मीडियम प्रेशर है। एंड दिस इज द प्रेशर ऑफ हाई प्रेशर, दिस इज द कंडीशन ऑफ हाई प्रेशर। आप इसको 3 टुकड़ों में बांट लीजिए, लो, मीडियम और हाई, राइट। अगर आप इस एक्सपेरिमेंटल ग्राफ को देखें तो आपको नहीं लगता लो प्रेशर पे क्या हो रहा है। आप मुझे बात बताओ, यहाँ तो अब एड्जॉर्प्शन की शुरुआत होनी है, अभी तो देखो इस पॉइंट पर एड्जॉर्प्शन 0 है, यानी पूरी की पूरी सरफेस खाली पड़ी हुई है। अब आप क्या करो, प्रेशर लगाओ, आप एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल को भेजो। जब आप भेजोगे पूरी सरफेस की फ्री वैलेंसियाँ खाली हैं तो फ्री वैलेंसी जल्दी जल्दी ऑक्यूपाइड होंगी, जिसका मतलब x/m प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो पहली कंडीशन, लो प्रेशर पे आपका x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर की पावर 1 के। जितना प्रेशर लगाओगे उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। इज दैट क्लियर? बीच वाले पोर्शन की बात मत करना, हाईएस्ट प्रेशर पे जाओ। अब आप खुद ही सोचो, वैलेंसियाँ यहाँ पर सेटिस्फाई हो चुकी होंगी, काफ़ी बची हुई यहाँ सेटिस्फाई हो जाएंगी। अब जब वैलेंसियाँ नहीं बचेंगी तो आप जितना मर्जी प्रेशर लगा लो, जितना मर्जी एड्सॉर्बेट भेज लो, नो मोर एड्सॉर्प्शन विल टेक प्लेस नाउ। ओके, तो x/m आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। बोलो, तो इसका मतलब अगर मैं हाई प्रेशर की कंडीशन चेक करूँ तो हाई प्रेशर पे हमारा x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की पावर 0 हो रहा है। तो जब वो प्रेशर की पावर 0 हो रहा है प्रेशर की पावर 0 हो रहा है तो इसका मतलब अब प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो मीडियम पे क्या होगा, ये देखो फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस था। तो मीडियम पर, मैंने नहीं बोला, मीडियम प्रेशर पर आपके फ्रंडलिच का कहना है कि x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगा प्रेशर की, लेकिन पावर जो है वो 0 और 1 के बीच में आनी चाहिए, बिकॉज दिस इज द कंडीशन ऑफ दैट इज एग्जिस्टिंग बिटवीन लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर। तो आप देखिए, यहाँ पर 1 और 0 के बीच में आपकी पावर तभी आ सकती है जब आप यहाँ पर 1/n रखो। एंड व्हाट डू यू मीन बाय n हियर, n की वैल्यू 2, 3, 4 एंड सो ऑन होनी चाहिए। क्यों? अगर आप यहाँ 2 रखोगे तो 1/2 का मतलब 0.5 जिसके बीच में आएगा, 3 रखोगे तो 20 के बीच में आएगा, राइट। सो आपको ये बात याद रखनी है। एंड दिस इज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ फ्रंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो हम आगे का जो डेरिवेशन है वो इसके बिहाफ पर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो लेट्स सी फॉर द नेक्स्ट। अभी आपने क्या कंक्लूजन निकाला है, आपने निकाला है कि x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर की पावर 1/n के। साइन हटाओ, कॉन्स्टेंसी, कॉन्स्टेंट का साइन आएगा कि प्रेशर की पावर 1/n हो जाएगा, राइट। अब आप एक काम करो, लॉग ले लें। जब आप लॉग लोगे तो यहाँ हो जाएगा log x/m इक्वल टू, जब आप यहाँ लॉग लेते हो तो log दिस इज m इंटू n है, ओके। तो क्या हो जाएगा, log m प्लस log n हो जाएगा और पावर किधर आएगी, आगे। तो अगर आपने पढ़ा हो लॉग का रूल, log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n, तो दिस इज log m प्लस क्या हो जाएगा, log n हो गया, ठीक है। लेकिन पावर किधर आएगी, आगे रचेगी, मैंने बोला, राइट। सो दिस इज द logarithm form of Fröndlich adsorption isotherm, and now you will apply here straight line equation which is represented as y is equals to mx plus c, okay। तो y एक्सिस पर आपको क्या बनाना है, y एक्सिस पर आपको बनाना है log x/m, ओके। और x एक्सिस पर आपको बनाना है log p, ओके। और इंटरसेप्ट आप देखिए आपके पास है, log k है इंटरसेप्ट की वैल्यू, दिस इज log k। एंड स्लोप आपका पॉजिटिव है तो वो यहाँ पर चलेगा, दिस इज स्लोप, और जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/n। तो ग्राफ आपको डेफिनेटली प्लॉट करना आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये लोग यहाँ पर स्लोप की वैल्यू पूछ लेते हैं। जब तक आपको इक्वेशन नहीं पता होगी तो आप स्लोप नहीं पता कर पाओगे, ठीक है। तो स्लोप कितना आ रहा है यहाँ पे,
1/n, ठीक है।